हॅलो, नमस्कार. मी धनश्री हाऊस क्वीनमध्ये तुमचं खूप स्वागत करते. आजचा दिवस तुम्हाला मस्त जाऊ देत. आज आहे गुरुवार आणि आज आहे आपला प्रजासत्ताक दिन. सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. जय हिंद. आपला प्रजासत्ताक दिन चिरायू हो. तब्येत जरा ओके आहे. रात्री आम्ही डॉक्टरकडे जाऊन आलो कारण त्याला थंडी वगैरे भरून आली होती आणि वातावरण पण तेवढं थंड आहेच. त्यामुळे काही जणी ज्या आहेत त्यांना थोडा थोडा त्रास होता. तर मलाही सुद्धा थोडीशी सर्दी आहे, पण फिरायचं तर आहेच आणि टॅबलेट वगैरे आम्ही घेतले, पण इतकं पण त्रास नाही आहे. फिरण्याची शक्ती जास्त आहे आणि आता आम्ही निघतो खाली. 7 वाजता फ्लॅग होस्टिंग आहे, तर खाली जायचं आहे. बॅग आणि आज आवरून ठेवायच्यात. सगळ्या बॅग्स वगैरे नीट करून ठेवल्यात. आता घेऊन जातोय. आणि एक गोष्ट इंटरेस्टिंग दाखवायची, जेव्हा आपण प्रवासात जातो आणि आपण लेडीज काही ना काहीतरी इश्यू आपल्यासोबत होतातच. जसं पिरियड्स कधी ना कधीतरी, म्हणजे मंथली ज्यांचे येत नाही, ज्यांचे काय बोलतात मागे पुढे होतात, तर त्यांना तरी इश्यू होतोच. आणि त्यासोबतच कधी कधी व्हाईट डिस्चार्जचा पण प्रॉब्लेम असतो. कधी कधी आपल्याला पिरियड्स यायच्या असतात आणि त्याच्या आधी म्हणतो अरे आपण काहीतरी कॅरी केलं पाहिजेत, किंवा पिरियड्स गेल्यानंतर सुद्धा स्पॉटिंगचा आपल्याला त्रास होतो. तर यासाठी माझ्याकडे एक गोष्ट आहे जी मी माझ्या ट्रॅव्हलिंग आता सुद्धा येताना कॅरी केले. हे म्हणजे एव्हर्टिनचे पॅन्टी लायनर्स. ब्रिदेबल आहेत, कॉटन आहे, ओडर कंट्रोल आहे. तरी सिंगल स्ट्रीप जे आहे ते दाखवेनच तुम्हाला. पॅन्टी लायनर्स पॅन्टीला अगदी फिट्ट बसतात आणि आपल्याला असं वाटतच नाही की एक्स्ट्रा आपण काय कॅरी केलं आहे. टॅम्पून किंवा जे आपण कप वगैरे वापरतो त्याला बॅकअप म्हणून चांगला प्लॅन आहे हा. त्यासोबतच जसं मी म्हटलं की पिरियड्सच्या आधी आपल्याला स्पॉटिंग होतं, पिरियड्स नंतर पण स्पॉटिंग होतं, त्यासाठी सुद्धा आहे. ज्यांना व्हाईट डिस्चार्जचा प्रॉब्लेम होत असेल त्यांच्यासाठी सुद्धा आहेच. आपला डेली हायजीन जो आहे तो मेंटेन तरी होतोच आणि व्हाईट डिस्चार्ज तरी कव्हर होतोच. आपल्याला कोणताही त्रास होत नाही, कारण कधी कधी व्हाईट डिस्चार्ज झाला तर आपल्याला इरिटेशन होतं, बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स होतात. त्यासाठी तरी उपयोगी आहेतच. आणि युरिनचं कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की युरिन पास होतं आहे किंवा अचानक निघून जातं आणि त्यावेळी आपल्याला वाटतं अरे बापरे हे काय करायचं आता. तर त्यासाठी सुद्धा हे पॅन्टी लायनर्स खूप उपयोगी पडतात. आता ह्या पॅकेटमध्ये 36 आहेत पॅन्टी लायनर्स. 99ला आहे आणि ऑल डे हायजीन तुमचं मेंटेन करतं. तुम्हाला मी ओपन करून दाखवते हे. तर हे अशा प्रकारे येतात, इंडिव्हिज्युअली व्रॅप केलेले आहेत. जसे आपले हे असतात आपण जे पॅड वगैरे वापरतो ते, तर असे आहेत. आणि हे जसं आपण पॅड यूज करतो त्या पद्धतीनेच हे यूज केले पाहिजे. तुम्हाला फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवरती तरी मिळतील. त्यासोबतच evertin.new.in यांची जी वेबसाईट आहे त्यावरती सुद्धा तुम्हाला मिळतील. डिटेल्स मी सगळे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत, तिथून तुम्ही परचेस करू शकता किंवा ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवरून सुद्धा परचेस करू शकता. लिंक्स मी दिलेले आहेत. चला आता मी बॅग पॅक करते आणि निघते. महत्त्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलेली आहे. जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. ब्रेड पकोडा, उपमा, आलू पराठा संपला, प्लेन कर्ड, अगेन सँडविच, सुजी का हलवा, ब्रेड, स्प्राउट्स, हैप्पी ब्रेकफास्ट. गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप सभी? मस्त. मस्त ना, गारटले आहेत ना. एसी ऑन करना है. हाँ फुल. बर्फ भी गिरा दो ऑलरेडी एसी है ही पूरे उदयपुर में है. बस में नॅचरल एसी आहे. ओके गर्ल्स, गुड मॉर्निंग. 74वें प्रजासत्ताक दिन गणतंत्र दिवस की आप सभी को विनावट की तरफ से और मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभेच्छा. हॅपी रिपब्लिक डे. चला आम्ही निघालेलो आहोत. ऑटोमधून निघालोय आम्ही. मस्त आम्ही पाठीवर बसलो कारण आपल्याला मस्त शूट करायचंय. दुसरा दरवाजा, तिसरा दरवाजा गडाचा, चौथा दरवाजा, पाचवा दरवाजा, 6वा दरवाजा गडाचा, रामपोल 7वा ना. गलती भारीचे गडावरती पाठीमागे बघताय तुम्ही. आता एंट्री पासून स्टार्ट होईल. 7 दरवाजे तुम्हाला दिसले, त्याची नाव पण तुम्हाला खाली दिसली असतील.
सगळे विसरली आहे मी, सांगेन सगळ्या दरवाजांची नावं. चहा कॉफी सगळे एन्जॉय करताय आणि आम्ही आता आजचा चहाचा आस्वाद घेत आहेत. मॅडम तुम्ही काय घेतले? चहा घेतले, कॉफी घेतले? कसा आहे चहा? यस यस सर. शी मी घ्यायला पाहिजे होता मागोदर. अद्रकवालीची आहे, मला पाहिजे होती मग. मला असा आशीर्वाद द्या म्हणजे सर्दी कमी होते. चल बघायला चाललेलो आहोत. चला त्या मस्त वाटायला चित्तोडगड. केलेली आहे गडामध्ये. गडों के गड चित्तोडगड. वा सुंदर. जय हिंद जय हिंद जय हिंद. भारत के सबसे बड़े दुर्ग चित्तौड़गढ़ पे आए हैं. तो चित्तौड़गढ़ की क्या हिस्ट्री रही है, उसी के साथ कितने साल पुराना ये गढ़ है, उसी के साथ यहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और बहुत ही यहाँ के एक्सपीरियंस गाइड, जिन्हें राजस्थान टूरिज्म की ओर से बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, मिस्टर हरीश जी हमारे साथ हैं. तो उनके लिए जोरदार ताली. हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है. आज जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट आप विजिट करने के लिए पधारे हैं, ये भारत देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने फोर्ट्स में से एक फोर्ट है, जो कि राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है. राजस्थान पहले दो बड़े भागों में डिवाइड था ना, मारवाड़ और मेवाड़. तो मेवाड़ बहुत बड़ा स्टेट था और चित्तौड़गढ़ फोर्ट इस मेवाड़ का कैपिटल था. ये किला अरावली माउंटेन रेंज पे एक प्लेट्यू होता है ना, पठार, वैसा फोर्ट है. और इस फोर्ट को अगर आप बाई एयर देखते हैं, गूगल मैप से देखते हैं, तो इस फोर्ट का शेप एक फिश की तरह है, जिसका मुंह वाला पार्ट नॉर्थ में है और टेल वाला पार्ट साउथ में है. नॉर्थ से साउथ तक ये फोर्ट 8 किलोमीटर लंबा है. चौड़ाई इसका 2 किलोमीटर है. इस पूरे फोर्ट का एरिया 700 एकड़ है. इस पूरे 700 एकड़ एरिया में छोटे बड़े 113 मंदिर हैं, 84 पानी के तालाब हैं. और जो लोकल लोग इस फोर्ट में रहते हैं, इस फोर्ट में आज भी 5000 लोग रहते हैं. जब आपका गाड़ी एंटर किया ना, तो आपने मकान देखा ना, वो विलेज है. बीच में मोनूमेंट से जो भी अपन देखेंगे. और इतना बड़ा किला है कि किले के अंदर एक जंगल भी है, जो किले के साउथ पार्ट में है. और ये इस फोर्ट का ज्योग्राफिकल लोकेशन है. अब मैं आपको इस फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ. आज के 1600 साल पहले एक मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने इस फोर्ट का फाउंडेशन किया था. आप सबने चंद्रगुप्त मौर्य सुना ना, तो मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने इस किले को बनाया, इसीलिए इसको चित्तौड़गढ़ बोलते हैं. चित्तौड़ शब्द उनकी वजह से है. 300 साल तक मौर्य यहाँ रूल करते थे, 5th से लगाकर 8th सेंचुरी तक. 8th सेंचुरी में इस फोर्ट पे सबसे पहले सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत आए, जिनका नाम बप्पा रावल था. आपने राणा कुंभा, सांगा, प्रताप, उदय सिंह जो भी नाम सुने ना, ये बप्पा रावल का फैमिली है. बप्पा रावल जब बहुत छोटे थे, लगभग 8 या 10 साल के थे, तब उनके मदर और फादर को, जो ट्राइबल कास्ट होती है भील, उन्होंने मार दिया था. तो बप्पा रावल जब 8 या 10 साल के थे, तो उदयपुर के पास एकलिंग जी करके एक शिव टेम्पल है, वहाँ बप्पा रावल रहते थे. और जब बप्पा रावल लगभग 10 या 11 साल के थे, तब उन्होंने अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना सीख लिया था. और जब बप्पा रावल 16 साल के थे, तो जीवन में बप्पा रावल ने 16 साल की उम्र में इस फोर्ट के ऊपर पहला अटैक किया था. बहुत कम उम्र थी. 16 साल की उम्र में बप्पा रावल ने इस फोर्ट के राजा मान मौर्य को हराकर इस फोर्ट को जीत लिया था. उसके बाद बप्पा रावल ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा. बप्पा रावल जब 36 इयर्स के हुए, क्वाइट यंग जब वो हुए थे, तो आप कल्पना कीजिए कि इस मेवाड़ की बाउंड्रीज को बप्पा रावल ने कंधार को टच कर दिया था, जो आज अफगानिस्तान में है. आपने रावलपिंडी सुना, जो पाकिस्तान में है. तो बप्पा रावल जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान. और भारत देश में सबसे पहला जो मुस्लिम आया था, आपने बचपन में नाम पढ़ा या सुना होगा,
जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, जो सबसे पहला मुस्लिम अपने देश में इराक से आया था। तो उसने एक बार बप्पा रावल के स्टेट पे हमला कर दिया। तो बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ से लगभग 25,000 सैनिक लेके यहाँ से इराक गए और वहाँ जाके मोहम्मद बिन कासिम और उसके सब सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर कर वापस इधर आ गए। दुश्मन को उसके खुद के गढ़ में जाके हराया, पहला सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। तो ऐसे जो बप्पा रावल के वंशज थे, जब वो 800 साल यहाँ शासन किया ना 8 से 16 तक, तो 8 से 16 के बीच इस पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर 27 टाइम्स मुगल और मुस्लिम्स के अटैक हुए। 24 बार यहाँ की सेनाओं ने दुश्मनों की सेनाओं को हराया, लेकिन 3 हमले इस फोर्ट पे ऐसे हुए जब इस फोर्ट की सेनाएं हार गई थी। और तीनों बार जब यहाँ की सेनाएं हार गई, तब इस फोर्ट की जो लेडीज़ थी, उन्होंने अपने ऑनर, अपने सम्मान, अपने सतीत्व को बचाने के लिए वो सब लेडीज़ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदा आग में कूद गई, जिसको बोलते जौहर। तो पहला अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तब इधर की बहुत सुंदर रानी थी पद्मिनी रानी। तो उस समय रानी पद्मिनी ने अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए 14,000 लेडीज़ के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आग में कूद के जौहर किया था। वो पवित्र जगह अभी अपन चल के देखने वाले हैं जहाँ जौहर हुआ था। सेकंड अटैक जब इस फोर्ट के ऊपर हुआ 1536 AD, तब एक गुजरात का इन्वेडर था बहादुर शाह, उसका अटैक हुआ। तब इधर की रानी थी कर्णावती रानी। तब रानी कर्णावती ने 12,000 लेडीज़ के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ में जौहर किया था। रानी कर्णावती के हस्बैंड का आपने नाम सुना होगा, राणा सांगा बोलते हैं, संग्राम सिंह। आपने महाराणा प्रताप सुना ना, राणा प्रताप के फादर उदय सिंह थे और उदय सिंह जी के फादर राणा सांगा थे। राणा सांगा एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीवन में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि सांगा की पूरी बॉडी के ऊपर 84 वुंड्स, 84 घाव शरीर के ऊपर थे। एक हाथ नहीं था, एक आंख भी नहीं थी। एक हाथ से ही राणा सांगा लड़ते थे। उनकी डेथ हो गई थी खानवा के मैदान में। आप सबको फतेहपुर सीकरी पता होगा, आगरा के पास में है ना। तो वहाँ बाबर और सांगा का युद्ध हुआ था। 4-5 दिन युद्ध चला। सांगा के साथ बाबर ने बहुत बड़ा धोखा किया। इस सांगा के एक सेनापति को अपनी तरफ मिला लिया और सांगा के ही सेनापति ने उनके खाने में जहर मिला दिया था, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। राजा की जब डेथ हो जाती है तो सेनाएं लड़ने में अस्त व्यस्त हो जाती है। हमारे इधर के जो लोकल चारण होते हैं ना, चारण पता आपको, जो कवि होते हैं, जो यहाँ की कविताएं लिखते हैं, वो राणा सांगा की फाइटिंग के लिए लिखते हैं कि सांगा लड़ने में इतने तेज थे कि जब कभी एक हाथ में तलवार लेके दुश्मन की सेनाओं में घुस जाते थे, 10 से 15 मिनट में वो 100 से 150 लोगों को मार देते थे। इतने स्पीड से उनके एक हाथ से तलवार चलती थी, एक हाथ उनके नहीं था, लेकिन उनको धोखे से मार दिया गया। और इस फोर्ट के ऊपर जो सबसे बड़ा और सबसे भयंकर अटैक हुआ था वो अकबर का हुआ 1568 में। तो अकबर ने जब इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया तो अकबर दिल्ली से 48,000 सोल्जर्स लेके आया और अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को चारों तरफ से सीज कर लिया। नीचे जहाँ आपका बस खड़ा है ना, और नीचे से अकबर ने इस पूरे फोर्ट को सीज किया। इस फोर्ट को सीज करने के लिए लगभग 36 किलोमीटर का ऐसा एक घेरा बनाना पड़ता है। तो अकबर ने ऐसा बनाकर इस फोर्ट को सीज कर लिया। 6 महीने तक अकबर इस फोर्ट को सीज करके खड़ा रहा और अंदर में इस किले के केवल 8,000 सैनिक थे। अकबर के पास 6 गुना ज़्यादा, 6 टाइम्स ज़्यादा सैनिक थे। सीज करने की वजह से खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जब खाना पीना ख़त्म हो गया, उस समय यहाँ के राजा उदय सिंह थे। उदय सिंह वही जो उदयपुर बसाया, जो आप देख के आए हैं। तो सब सैनिकों ने राणा उदय सिंह से बोला, खाना ख़त्म है, इस जगह को आप छोड़ दीजिए, आप अपना नया कैपिटल बनाइए। तो उधर वो पीछे रूइंस जो दिखते हैं ना, तो वहाँ एक अंडरग्राउंड टनल है, एक सुरंग है। वो सुरंग किले से बाहर निकलता है। तो राणा उदय सिंह, उनकी पत्नी और महाराणा प्रताप बहुत छोटे थे।
यहाँ से वो उदयपुर चले गए और उदयपुर का फाउंडेशन किया। और जब राणा उदय सिंह ने इस प्लेस को छोड़ा तब यहाँ के 2 कमांडर्स थे जिनके नाम जयमल और कल्ला थे। वो इस फोर्ट की फोर्सेस को लीड कर रहे थे अकबर के खिलाफ। जब खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया तो वो सारे 8000 सैनिकों ने अपने दोनों कमांडर जयमल और कल्ला को बोला, खाना ख़त्म है, अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो हम सब भूख से मरे या फिर लड़के मरे। तो सब सैनिकों ने बोला लड़के मरना ज़्यादा अच्छा है, भूख से नहीं मरेंगे। तो इस किले के सारे 8000 सैनिक, यही जो नीचे ग्राउंड है, यहाँ से सारे 8000 सैनिक सिर पे केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध के लिए नीचे की तरफ जाते हैं। उसी रास्ते से जिस रास्ते से आप अभी ऊपर आए थे, आपको याद है ना, आपने 7 गेट रास्ते में क्रॉस किए थे। सारे 8000 सैनिक नीचे गए। अकबर भी अपनी सेनाओं को लेके ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू करता है। जैसे ही युद्ध की शंख ध्वनि हुई, जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, अकबर की तरफ से भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। और उस गोलाबारी के अंदर जो 2 मेन सेनापति थे, जयमल और कल्ला, उनमें से जयमल के पाँव में 5-7 गोली लग गई। युद्ध शुरू होते ही जयमल घायल हो गए। सब सैनिकों ने अपने सेनापति जयमल को बोला, पाँव में आपके गोली लग चुकी है, अब आप लड़ नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, अब आप महल में जाके रेस्ट करो। उस समय जयमल ने क्या जवाब दिया? आपको जयमल का जवाब सुन के आश्चर्य होगा। जयमल सेनापति ने बोला कि गोली मेरे पाँव में लगी है, मेरे दोनों हाथ अभी काम कर रहे हैं, इसलिए जब तक हाथ काम कर रहे हैं तब तक मैं मैदान को नहीं छोड़ूंगा। उनसे छोटे सेनापति कल्ला जो है, उन्होंने जयमल की वीरता को देख के जयमल को कल्ला ने बोला कि ठीक है, अगर आपकी जिद है लड़ने की तो आप एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ और मेरे कंधे पे बैठ के आप लड़ना शुरू करो। तो वो जयमल कल्ला के कंधे के ऊपर बैठे और फोर्ट के सबसे ऊपर वाले गेट से अकबर की सेनाओं की लाशें बिछाना शुरू की, ऊपर से लड़ना शुरू किया। और लड़ते लड़ते जब वो सेनापति फोर्ट के सबसे नीचे वाले गेट पे गए, जहाँ से आपने चढ़ाई शुरू किया था ना, लगभग 3 किलोमीटर तक वो ऐसे ही लड़ते लड़ते गए। और लड़ते लड़ते जब वो सबसे नीचे वाले गेट पे पहुंचे तब एकदम अकबर की नज़र उनके ऊपर पड़ी। ये दृश्य जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप कल्पना कीजिए दिमाग में कैसा ये दृश्य था। जैसे ही अकबर की नज़र उन जयमल और कल्ला के ऊपर पड़ी, अकबर को ऐसा लगा कि ये कोई 4 हाथ वाला आदमी है जो लड़ने के लिए आ गया, क्योंकि उनके कंधे पे बैठा था ना। तो अकबर को लगा कोई 4 हाथ वाला आदमी है जो लड़ने के लिए आ गया है चित्तौड़गढ़ की सेनाओं की तरफ से। तो अकबर उनकी फाइटिंग से इतना डर गया कि अकबर आसमान की तरफ देख के अल्लाह से विनती करने लगा, हे अल्लाह, क्यों भगवान विष्णु को आपने इनकी तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया? आपको पता है ना, विष्णु भगवान के 4 हाथ होते हैं, तो वो लुक उनका भगवान विष्णु की तरह आ रहा था। लड़ते लड़ते जब वो ठीक अकबर के हाथी के सामने आ गए, जब अकबर के हाथी से वो 10 से 15 फीट की दूरी के ऊपर थे, तब अकबर ने बहुत बड़ा धोखा उन सेनापतियों के साथ किया। अकबर ने अपने सैनिकों से बोला, इनके ऊपर पीछे से वार करो, हम इनको सीधे से नहीं मार पाएंगे। तो अकबर के सैनिकों ने खंजर से पहले जयमल को मार दिया जो ऊपर बैठा हुआ था, और पीछे से ही अकबर के किसी सैनिक ने जब पीछे से कल्ला के ऊपर वार किया तो पीछे से कल्ला के ऊपर सीधा वार उनकी गर्दन पे किया और कल्ला का सिर कट के ज़मीन पे गिर गया। कल्ला का सिर ज़मीन के ऊपर था, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कल्ला के बॉडी में जो रियल पावर था वो तब सामने आया जब सिर कट गया। बिना सिर के कल्ला लगभग 15-20 फीट 25 फीट आगे तक लड़ता हुआ चला गया, सिर गिर गया। हाथ से तलवारें नहीं रुकी थी, हाथ से कंटिन्यू तलवारें चल रही थी। और आज भी उन दोनों वीरों के स्टैचू इस फोर्ट के 2nd गेट पे बने हुए हैं। पहले जयमल का स्टैचू है, फिर कल्ला का स्टैचू है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन दोनों वीरों के स्टैचू अकबर ने भी बनवाए थे आगरा किले के अंदर, लेकिन आगरा किले वाले स्टैचू को औरंगजेब ने तोड़ दिया। लेकिन इस फोर्ट के स्टैचू आज भी हैं जो इस फोर्ट के 2nd गेट पे बने हुए हैं। ये दोनों वीरों की कहानी आपको लगता है कि अब ख़त्म हो चुकी है,
लेकिन इन दोनों वीरों की वीरता की सबसे बड़ी दो बातें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। इन दोनों वीरों की असली वीरता क्या थी वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। पहली बात यह है कि जो मैं आपसे दो शख्स के नाम ले रहा हूँ, जयमल एंड कल्ला, इनमें से जयमल जो था ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड और कल्ला जो था ही वॉज ओनली 16 ईयर्स कमांडर। बहुत कम उम्र का वो सेनापति था। और उसके बाद जब अकबर ने इन दोनों वीरों की सबसे बड़ी बात, अकबर जब इस फोर्ट को जीत के इस पैलेस के अंदर आता है और अकबर सबसे ऊपर वाली जगह पे खड़े होकर नीचे अपने सैनिकों को एड्रेस करता है कि अब हमने किला फतेह कर लिया, अब हमको सबको जश्न या सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अकबर के पास उसका एक सेनापति था, शुजात खान उसका नाम था। उसने अकबर को बोला कि किला तो हम जीत गए लेकिन हम जीत के भी हार गए। ये बात अकबर को समझ में नहीं आती है, जीत के हार कैसे गए। तब अकबर के सेनापति शुजात खान ने अकबर को बताया कि जयमल कल्ला के जो 8000 सैनिक थे उन्होंने युद्ध खत्म होने तक हमारे 44,000 सैनिकों को मार दिया और अब हम केवल 4000 सैनिक बचे हैं। तो वो जो 48,000 सोल्जर्स यहाँ युद्ध करने के लिए आए थे, जीतने के बाद 4000 सैनिक यहाँ से गए। तो ये जो पूरा मैंने आपको युद्ध का वर्णन बताया ना, ये अकबरनामा का इतिहास है। जो अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा है ना, ये किसी भी हिंदू या राजपूत इतिहासकार का लिखा हुआ इतिहास नहीं है। इतने वीर महान इस किले के सैनिक थे। फाइनली फोर्ट ये अकबर के अंडर में आ जाता है। फिर उदय सिंह जी के जो लड़के थे ना, महाराणा प्रताप, वो जब मेवाड़ के राजा बनते हैं तब इस मेवाड़ में छोटे बड़े 84 किले थे पूरे मेवाड़ में। और राणा प्रताप के राजा बनने के समय लगभग 70 फोर्ट्स मुगलों के पास थे, 90% एरिया मुगलों के पास था। तो राणा प्रताप ने 84 में से 82 फोर्ट्स को वापस जीत लिया। लेकिन राणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा सपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट को जीतना था। इस फोर्ट को वो नहीं जीत पाए थे। ये फोर्ट मुगलों के पास नहीं था। हमारे इधर मेवाड़ी लैंग्वेज में एक लाइन बोलते हैं राणा प्रताप के लिए, बहुत फेमस लाइन है मेवाड़ी का। राणा प्रताप के लिए बोलते हैं कि माई एड़ा पूत जण। एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो बच्चा अपनी माँ से एक रिक्वेस्ट कर रहा है, माँ पे डिपेंड करता है ना कि पुत्र कैसा होगा। तो बच्चा अपनी माँ से क्या बोलता है, माई एड़ा पूत जण, मतलब हे माँ मेरे को ऐसा पुत्र बना जेड़ा राणा प्रताप, जैसे राणा प्रताप थे। और राणा प्रताप कैसे थे कि अकबर सोतो जोड़ के जाने सिराने साहब, मतलब अकबर जब भी सोता तो उसको हमेशा सपने में ये लगता कि उसके तकिए के पास में राणा प्रताप के रूप में एक सांप बैठा। उसके मन में एक डर था, टेरर था। तो जैसा डर और टेरर अकबर के मन में था महाराणा प्रताप का, वैसा ही डर और टेरर औरंगजेब के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये जो दोनों वीर थे, इन्हीं दोनों वीरों की वजह से आज अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म बचा हुआ है। इन्हीं दोनों वीरों के बलिदान की वजह से आप और हम बचे हुए हैं। ये दोनों वीर नहीं होते तो हमारा इतिहास और परिचय भी कुछ और होता। तो ये ऑनरेबल गेस्ट, ये मैंने आपको यहाँ का पूरा हिस्ट्री बताया। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थँक्यू. आहोत पद्मिनी पॅलेसमध्ये आणि बघू इथे माहिती काय काय आहे आपली. चलो आपले गाईड सांगतील आपल्याला. तो ये रानी पद्मिनी का पैलेस है जो भी आप विजिट करने के लिए आए हैं। इस फोर्ट के ऊपर सबसे पहली बार अटैक जब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसने इस फोर्ट को सीज कर लिया था 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के सीज के बाद किले के अंदर खाना पीना राशन सब खत्म हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह जो पद्मिनी के हस्बैंड थे ना, उनके आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ, संधि हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के राजा से बोला कि एक बार आप मुझे पद्मिनी का चेहरा देखने दो, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। तो राजा ने कंडीशन रखा, चेहरा डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे, मिरर होता है ना आईना, उसमें दिखाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया, चेहरा देख के जब वापस नीचे की तरफ जा रहा था तब धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को अरेस्ट कर लिया और पद्मिनी को ये मैसेज किया कि मेरे साथ चलने को तैयार हो तो ठीक, नहीं तो मैं आपके राजा को मार दूंगा। तो पद्मिनी बहुत सुंदर होने के साथ बहुत बुद्धिमान भी थी। पद्मिनी ने बोला कि मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ दूसरी दासियां भी है। तो मैं और मेरी दासियां पालकियों में बैठ के आएंगी। पालकियां पता ना आपको? तो पद्मिनी ने पालकियों में लेडीज की ड्रेसेस में सैनिकों को बिठा के भेज दिया है ना, पहले घूंघट में थे तो वो सारी लेडीज जब नीचे पहुंची तो एकदम अटैक करके
राजा को छुड़ा के वापस अंदर लेके आए। लेकिन फिर जब दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ तो युद्ध में यहाँ की सेना कम थी, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना लेके आया। तो उसने यहाँ की सब सेना को हराकर जब वो किले के ऊपर तक आया ना पद्मिनी को पाने के लिए, तब तक पद्मिनी रानी ने 13 से 14 हजार लेडीज के साथ आग में कूद के जौहर कर लिया था। जौहर का जगह भी पीछे है, अभी अपन चल के देखेंगे। यहाँ अपन देखेंगे पद्मिनी रानी का पैलेस। ये दीवार जो आपको दिखता है ना, इस दीवार के ठीक पीछे एक पानी का तालाब है और तालाब के बीच में पद्मिनी का पैलेस है। लेक पैलेस जैसा है, पानी के बीच में है। बोट से पद्मिनी अंदर जाती थी, बोट से वापस बाहर आती थी ना। एक तो वो पैलेस देखते हैं और एक वो मिरर वाला कमरा देखते हैं जहाँ पे चेहरा दिखाया था ना। और वो पानी के बीच में जो पैलेस है वहां अंदर जाना अलाउ नहीं है। यही मैं आपको एक विंडो दिखाऊंगा, वो विंडो से ही आपको पैलेस को देखना रहेगा। ठीक है, आइए। थँक्यू. हे महाल आहे, किती अजून पण एवढी वर्ष झाली तर अजून पण आहे, दणकट आहे, काही इशू नाही. पिण्यावरच्या गट येतात. ठीक है वो खाचो आई के मोड़ के 20 डिग्री एंगल पे झुका हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी इस प्लेस पे था, उसका चेहरा इस तरफ था और ठीक सामने जो पैलेस की स्टेप्स है वहाँ रानी पद्मिनी खड़ी थी। समझ में आया ना आपको? सॉरी, तो रानी पद्मिनी वहाँ स्टेप्स पे थी, तो वो सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ मिरर के अंदर आया। समझ में आया आपको? जो भी वहाँ खड़ा होता है स्टेप्स पे, उसका सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ मिरर में आता है। तो ये जो पानी के बीच में आप पैलेस देखते हैं, ये पद्मिनी का समर पैलेस था। मेन पैलेस जो फर्स्ट पे देखा था ना, कुंभा पैलेस जो मैंने आपको दिखाया था, जलाना पार्ट था, दैट वाज द मेन पैलेस ऑफ पद्मिनी। ये समर सीजन के लिए पैलेस था। अभी आप इस पैलेस को देख के फोटोग्राफ्स वगैरह लेके यहाँ से लेफ्ट साइड में आगे की तरफ आएंगे, है ना? आइए। ये गर्ल्स एक बार फोटोग्राफी करके आगे निकल जाएंगे। आप सबने एक पद्मावत करके मूवी देखा होगा, लगभग 4-4.5 साल पहले रिलीज हुआ था। और आप सबने टीवी न्यूज चैनल पे देखा होगा कि उस मूवी का बहुत राजस्थान के लोगों ने उसका प्रोटेस्ट भी किया था, है ना। उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने आपको जो बाहर पूरा पद्मिनी का इतिहास जो समझाया, और वही इतिहास मोटा मोटा उस मूवी में भी दिखाया है। आपने से बहुत लोगों ने उसको देखा होगा। लेकिन वो इतिहास एक मुस्लिम राइटर थे मलिक मोहम्मद जायसी करके, उनका लिखा हुआ इतिहास है पद्मिनी के बारे में। तो एक मुस्लिम राइटर ने ऐसा लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी का चेहरा देखा, लेकिन राजस्थान के जो लोकल राइटर्स हैं, राजस्थान के जो लोकल लोग हैं, वो इस शीशे में चेहरा देखने वाली घटना को गलत मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जब एक राजपूत रानी 13-14 हजार लेडीज के साथ जल के मरने को तैयार है, तो उसका पति किसी मुस्लिम को उसका चेहरा क्यों दिखाएगा ना। तो यही कंट्रोवर्सी है उस मूवी का प्रोटेस्ट करने के पीछे। और एक कारण सबसे बड़ा ये भी है कि पद्मिनी को राजस्थान में एक देवी की तरह मानते हैं ना। मूवी में उनको ऐसे नाचते हुए करते हुए बिना घूंघट के दिखा रखा है ना, तो वो भी लोगों की भावनाओं को हर्ट करता है, इसलिए उस मूवी का बहुत विरोध किया था ना। हमारे इधर मेवाड़ी लैंग्वेज में एक लाइन भी बोलते हैं रानी पद्मिनी के लिए कि ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। भारत में तालाब बहुत है लेकिन भोपाल जैसा नहीं है। भोपाल है ना मध्य प्रदेश, वहाँ इंडिया का सबसे बड़ा लेक है। फिर सेकंड लाइन बोलते हैं गढ़ दो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। किले भी बहुत है लेकिन चित्तौड़गढ़ जैसा नहीं है। और तीसरा लाइन बोलते हैं रानी तो पद्मिनी, बाकी सब रनैया। रानियां भी बहुत हुई है लेकिन पद्मिनी जैसी नहीं। ट्रैवल एजेंसियां भी बहुत है पर वीणा जैसी। अच्छा, अब अपन यहाँ से जो है, ये कुछ सर्वेंट्स क्वार्टर है, दासियों के कमरे हैं। ये जरोखे बने हुए हैं। जब भी रानी उधर से निकलती थी ना, दासियां बैठती थी जरोखों में, फूल वूल से उनका स्वागत वगैरह करती थी ना। आप 2-5 मिनट इधर, जिसको भी यहाँ बाहर, ये ऐसे कैसे 4 सेक्शन बने हुए हैं अंदर में, है ना। इधर तो फोटोग्राफ ले लीजिए। फिर इधर से अपन आगे चलेंगे रिक्शा में बैठ के। नेक्स्ट प्लेस देखेंगे विजय स्तंभ और जौहर का जगह, जहाँ लेडीज ने जौहर किया था ना। वहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उधर मंकीज बहुत है ना। कोई भी खाने का चीज अपने हाथ में नहीं होना चाहिए। खाने का चीज, चिप्स, बिस्किट, कुछ भी हो अपने अपने बैग में रख दीजिए आप, है ना। आपके मोबाइल, कैमरा, पर्स वगैरह को नहीं छीनेगा, है ना। केवल खाने का चीज नहीं होना चाहिए। छीन लिया तो नहीं। आता आपण आलो आहोत विजय स्तंभ जवळ. हॅलो माकडजी. मोबाईल. This is very risky.
नाही नाही काही नाही करणार त्यांना. जोपर्यंत अरे काहीतरी केळं बिळं आणायला पाहिजे तर दिलं असतं माहिती आहे. विजयस्तंभाजवळ आणि इथे आहे शिशुपाल कक्ष. ही आहे शिशू माझ्यासोबत. सगळे पाठीमागचे येत आहेत अजून. आणि इथे दिसते विजयस्तंभ. झोपलेलं आहे. ये टावर ऑफ विक्ट्री है ठीक मेरे पीछे. इसको 1448 में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेनाओं को हराया था और उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इसको बनाया, इसलिए इसको विजय स्तंभ बोलते हैं. इसका हाइट 37 मीटर है, 9 फ्लोर का है और टावर में ऊपर जाने के लिए 157 स्टेप्स है. लेकिन अभी ऊपर जाना अलाउ नहीं है, केवल बाहर से इसको देख सकते हैं. और जब ये बना था तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90 लाख रुपए था वो टाइम और 5000 लोगों ने 10 साल तक काम किया, तब जाके टावर कंप्लीट हुआ था. और ये जो टावर को बनाने वाले थे राणा कुंभा, वो खुद एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे, अच्छे योद्धा थे, अच्छे आर्किटेक्ट थे, अच्छे संगीतज्ञ थे. और ये मेवाड़ के अंदर जो छोटे बड़े किले हैं ना 84, उनमें से 32 फोर्ट्स अकेले कुंभा ने बनाए हुए मात्र 30 साल के अंदर. अभी एक आदमी 20-30 साल खूब पैसा कमाता है तो वो मुंबई में एक फ्लैट खरीद सकता है या 2 खरीद सकता है ना. राणा कुंभा ने 32 किले बनाए मात्र 30 साल के अंदर. और उनका बनाया हुआ एक फोर्ट कुंभलगढ़ फोर्ट, अगर आपने सुना हो ना, उदयपुर से 90 किलोमीटर दूर है. वो वर्ल्ड का सेकंड सबसे लंबा वॉल है वहाँ पे. जैसे सबसे बड़ी चीन की दीवार है, चीन के बाद सबसे बड़ी कुंभलगढ़ किले की दीवार है और वो इतनी चौड़ी है कि उसके ऊपर 7 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार है ना. अब बिनावर ब्रो, मैं आपको अब दिखाता हूँ जौहर का प्लेस जहाँ लेडीज ने जौहर किया था. आप यहाँ से नीचे की तरफ बहुत बड़ा जो गार्डन एरिया आप देखते हैं ना, ये एक सिंपल सा आपको अभी एक गार्डन दिखता है. लेकिन पहले इस प्लेस के ऊपर लगभग 40 से 50 फीट का एक गहरा पिट होता है ना, कुंड ऐसा था. और ये जो दीवार आप देखते हैं ना, यह स्टेप्स जैसी थी, सीढ़ियाँ जैसी होती है ना, ऐसे स्टेप्स थी. और लेडीज जब जोहर करने के लिए आती थी तो जैसे एक महिला 16 श्रृंगार करती है ना, ऐसे सब लेडीज 16 श्रृंगार करके यहाँ आती थी. और सब लेडीज जब यहाँ आती थी तो उनको पहले जो है ये मंदिर जो दिख रहा है यहाँ पे साथ में कुछ मात्रा में ओपियम होता है, वो भी मिला होता था, अफीम होता है वो मिला होता था. और सब लेडीज़ पहले अपने हाथ को मेहंदी या कलर में कर इन दीवारों के ऊपर हैंड मार्क बनाते हैं, छापे के निशान ऐसे बनाती थी. और उसके बाद सब लेडीज़ को हाथ में श्रीफल दिया जाता, जो नारियल होता है, एक हाथ में श्रीफल, एक हाथ में 2 साल 4 साल का छोटा बच्चा होता था. और कुछ लेडीज़ बच्चे आँख को देख के भग नहीं जाए तो अपनी चुन्नी वगैरह से साड़ी से बच्चों को अपने पेट के बांध देती थी ताकि वो भग नहीं जाए. फिर फाइनल वो क्षण आता था तब लेडीज़ जो थी उनको जो है उस समय के जो कवि होते थे ना, चारण जो होते थे, वो उनको चंडी पाठ कराते थे. वो मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते थे, उनको पढ़ने से उनको इतनी इंटरनल पावर शक्ति मिलती थी. यहीं से लेडीज एक एक करके अपने बच्चों के साथ यहाँ आती थी. तो पूरा जो गार्डन दिखता है ना आपको, यही वो गहरा, यही गार्डन जो दिखता है, यही वो गहरा पिट था जहाँ लेडीज ने जौहर किया. और इस प्लेस के ऊपर आज भी जब खुदाई करते तो ज़मीन में से मिट्टी के साथ साथ ऐसा राख है, हड्डियाँ है, सोने चांदी के गहने हैं, वो आज भी यहाँ से निकलते हैं. एक वहाँ देखो आपको एक हवन का वेदी बना हुआ दिखता है ना सामने, वो इतनी सारी लेडीज ने जौहर किया, उनकी आत्मा की शांति एरिया आहे ना, तर इथे सगळ्या राण्यांनी जौहर केलं होतं. आणि हे आता वरती पूर्ण माती वगैरे टाकून ही तुम्हाला दिसते, बंदिस्त आहे. तिथं जे कुंड दिसते, राणींच्या जेवढ्यांनी जौहर केलं असेल ना, तर त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी तिथं हवन केलं जातं. आणि हे असं आहे पूर्ण मोठं, अंगावर काटा येते बघताना. हे आहे मीराबाई टेम्पल, मीराबाईचं मंदिर. श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी ना मीरा, मेड़ता सिटी की थी मीरा. और इस किले के राणा सांगा के सबसे बड़े लड़के भोजराज के साथ मीरा की शादी हुई थी. तो मीरा बचपन से कृष्ण भक्ति करती, साधुओं के साथ रहती ना, इसलिए इधर का रॉयल फैमिली मीरा से खुश नहीं था.
तो मीरा को मारने का 2 बार कोशिश किया। एक बार जहर का प्याला भेजा लेकिन वो अमृत में बदल गया, और दूसरी बार मारने के लिए एक सांपों की टोकरी भेजी लेकिन वो भी फूलों के हार में बदल गई। वो यहाँ का घटना है। फिर मीरा को बहुत ज्यादा परेशान किया ना, तो यहाँ से मीरा द्वारिका चली गई थी। द्वारिका पता आपको? द्वारिका चली गई, और ऐसा बोलते हैं द्वारिका में ही मीरा श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में लीन हो गई, मूर्ति में समा गई थी। अंदर मीरा का कृष्ण का मूर्ति है, अभी आप दर्शन करेंगे। और मंदिर के ठीक सामने एक छतरी है जहाँ मीरा के गुरु थे संत रविदास, बोलते हैं रविदास, तो वहाँ उनके चरण पादुका है, फुटप्रिंट्स है ना। और ये वाला जो मंदिर है इस किले का सबसे बड़ा सबसे पुराना मंदिर है। इसको बप्पा रावल ने बनाया था 8th सेंचुरी में, और ये पहले वराह मंदिर था। वराह अवतार पता है विष्णु का, तो वराह मंदिर को और मूर्ति को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया। फिर इसका रिपेयरिंग किया महाराणा कुंभा ने, और कुंभा ने अंदर में राधा कृष्ण और बलराम का मूर्ति का स्थापना किया। तो अभी तो राधा कृष्ण बलराम मूर्ति है, लेकिन पहले वराह मूर्ति था। इस टेम्पल को ऊपर से देखो आप, जैसे पूरी जगन्नाथ मंदिर है ना, सोमनाथ मंदिर है, एक आपके महाराष्ट्र में त्रंबकेश्वर मंदिर है, वैसा इसका आर्किटेक्चर है। और इस मंदिर के ठीक सामने एक छतरी है ब्लैक कलर का, वहाँ गरुड़ जी का मूर्ति है। गरुड़ जी पता है ना आपको, विष्णु जी के वाहन, तो वो मूर्ति आप मंदिर के ठीक सामने अभी दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो मूर्ति का फोटो आप ले सकते हैं ना, लेकिन मूर्ति के साथ नहीं ले सकते हैं ना, भगवान के साथ फोटो नहीं ले सकते हैं ना। और पहले मीराबाई का मंदिर देखेंगे, उसके बाद ये मंदिर विजिट करेंगे। ये अपना लास्ट प्लेस है साइट सीइंग का। सबको अच्छा लगा विजिट करके? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ज्यादा धन्यवाद। हाँ थैंक यू। हाँ मैडम, हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको स्वस्थ रखे, सबको निरोग रखे, और सबके जीवन में अच्छी खुशियां लेके आए, और सबका आपस में बहुत अच्छा स्नेह बना रहे, और सबका भारत देश के प्रति भी अच्छा स्नेह बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, थैंक यू। अच्छा, मेवाड़ी लैंग्वेज का एक लास्ट लाइन और बोल के मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक मेवाड़ी का बहुत फेमस लाइन है, ये लाइन स्पेशली उनको समर्पित है जो चित्तौड़गढ़ किला विजिट करने के लिए आते हैं ना। मेवाड़ी का लाइन है, आपको समझा रहा हूँ तो मैं बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बोलिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बोर नहीं हो रहा तो मैं 2-4 घंटा और बोलूँगा। नहीं, खाने के बाद। ठीक है। हाँ, तो मेवाड़ी का एक लाइन है बहुत फेमस। आज के लगभग 5000 साल पहले एक प्रिस्ट इस फोर्ट पे रहते थे, ऋषि निर्भयनाथ उनका नाम था। तो फोर्ट को हम निर्भयनाथ का ठोर भी कहते हैं। ठोर मतलब ठिकाना, जगह। तो लाइन बोलते हैं, झरना जरे गौमुख भरे निर्भयनाथ का ठोर, करोड़ों वर्ष तपस्या करे वही आवे गढ़ चित्तौड़। मतलब जिसने बहुत तपस्या किया है अपने जीवन में, वही यहाँ आता है, और आपने भी किया इसलिए आप इधर आए। थैंक यू सो मच, नमस्ते, थैंक यू। गर्ल्स ध्यान दीजिए, गर्ल्स 1 मिनिट। बरोबर आहे, पण माझ्या आधीच असं आहे का? मी फोटो काढते, एक मिनिट। चला, आमचं मस्त आजचं जे साईट सीइंग होतं ते कम्प्लीट झालेलं आहे, आणि मी मास्क घातलेलं कारण ॲलर्जिक सर्दी झाल्यासारखी वाटते। आणि इथे मीराबाई टेम्पल मंदिर जे आहे खूप सुंदर आहे, खूप मस्त आहे, आणि ते आता करून आम्ही चाललो आहोत लंचसाठी। जेवण करून आम्ही डिरेक्टली निघणार आहोत पुष्करकडे। आता कोणताही साईट सीइंग नाही आहे, पुष्करला जाऊन वेळ लागेल, मे बी 7-8 वाजतील, आणि त्याच्यानंतर उद्याचा दिवस सुरू होईल। आजचा व्हिडिओ आपला इथेच संपतो। परत एक छानसा व्हिडिओ घेऊन, म्हणजेच राजस्थान ट्रिपचा तुमच्यासाठी मी हजर आहे। आपले हे टूर मॅनेजर नेहमीच फ्रेश दिसतात, नेहमीच चला विना वर्ल्ड गर्ल्स म्हणून नुसतं पुकारत असतात, थकत नाहीत कधी। इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? थकना मना है। चला।